हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे विच इज़ रिलेटेड टू विलेज पंचायत। अगर आपने मेरा पहला लेक्चर देखा होगा जो यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है पंचायती राज सिस्टम के बारे में, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कई सारे कमिटीज़ के बारे में और किस तरह से एवोल्यूशन हुआ था हमारे इंडिया में पंचायती राज सिस्टम में। उसमें मैं आपको हिस्ट्री भी बता चुका हूँ कि वैदिक एरा में और जो मिडिवल पीरियड है, एशियन पीरियड है और ब्रिटिश एरा तक हमने डिस्कस किया था। उसके बाद बलवंत राय कमेटी आई, अशोक मेहता कमेटी आई, उनके फॉर्मेशन डेट्स को हमने पढ़ा, क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए थे उन लोगों ने उसके बारे में भी पढ़ा। राइट, लास्ट में एक कमेटी थी एल.एम. सिंघवी कमेटी, तो उन्होंने एक अपने रिकमेंडेशन में एक पॉइंट को मेंशन किया था कि ये जो पंचायती राज सिस्टम है उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज किया जाए। जी हाँ दोस्तों, तो उसके बाद उनके रिकमेंडेशंस को मान ली गई थी और उसके बाद 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, 74th भी लाया गया रिगार्डिंग टू अर्बन एरियाज एंड म्यूनसिपालिटीज। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले तो 73rd के बारे में देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको 74th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में भी बताऊंगा। वन बाय वन धीरे से स्लोली हम याद करेंगे सारी चीज़ों को, क्योंकि एकदम से अगर आप याद करने चले जाएं तो उस वक्त के लिए आपको याद हो जाएंगे, बट हाउएवर लॉन्ग टर्म के लिए आप इट विल बी कम्प्लीटली आउट ऑफ माइंड। तो आप सिर्फ 73rd के ऊपर फोकस कीजिए। इसके क्या क्या फीचर्स है एक्ट के, सिग्निफिकेंस क्या है इस एक्ट के बारे में, वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूं दोस्तों कि अभी जो है आपके जितने भी मैथ्स डाउट्स हैं फ्रॉम एनसीईआरटी टू यूपीएससी, आप रियल टाइम में उसको सॉल्व कर सकते हैं अपने डाउट्स को विथ फेस टू फेस। हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर हैं मैथ्स के, वो आपके डाउट्स को विद इन 30 मिनट्स में सॉल्व कर सकते हैं। रियल टाइम में एक सेशन आप बुक कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा जो वेबसाइट है www.proxygyan.com, वहाँ पे विजिट कीजिए, तो आपको कई सारे ऐसे सेशंस मिलेंगे जैसे आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं। तो चलिए करंट अफेयर्स के ऊपर हम चलते हैं अभी, बैक टू अवर टॉपिक। तो जैसे मैंने आपको बताया, उनके रिकमेंडेशन के बाद एक इस अमेंडमेंट्स के द्वारा एक नए पार्ट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। राइट, पार्ट 9 इसे कहते हैं, जो पंचायत यानी 73rd अमेंडमेंट एक्ट और म्यूनसिपालिटीज जो कि 74th है। तो ये लेक्चर आज का हमारा 73rd यानी पंचायत के लिए ही सीमित रहेगा। अगर आपने एक अमेंडमेंट को अच्छे से पढ़ लिया ना, सॉरी दोस्तों थोड़ी मेरी आवाज़ ब्रेक हो रही है ड्यू टू सम इन्फेक्शन, तो आप म्यूनसिपालिटीज़ का जो अमेंडमेंट है वो भी आप इजीली कवर अप कर लेंगे। ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा बट थोड़ा डिफरेंस रहेगा। आपको म्यूनसिपालिटीज़ में आपको अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में जो है पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज़ वार्ड कमिटीज़, ओके, जितने भी कंटेनमेंट्स हैं ये सारा कुछ इस पर डिस्कस किया जाता है। जस्ट ए मोमेंट दोस्तों। राइट, तो बेसिकली आज हमारा लेक्चर जो है 73rd के पर ही सीमित रहेगा। तो दिस आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। जो ग्राम सभास है, इससे पहले जो हमने कमिटीज़ पढ़ाई थी, बलवंत राय ने क्या सजेस्ट किया था, आपको कुछ याद आया? 3 टायर सिस्टम के बारे में इन्होंने सजेस्ट किया था और अशोक मेहता जी ने 2 टायर के बारे में सजेस्ट किया था। राइट, तो उसके बाद वार्ड कमिटीज़ बनाई गई म्यूनसिपालिटीज़ के लिए। तो ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 243 टू आर्टिकल 243O, ये सारा कुछ आपको डिस्कस करते हैं इसमें, एक एक आर्टिकल्स, इनके अपॉइंटमेंट के बारे में और स्टेट इलेक्शन कमीशन, इनके जो इलेक्शंस हैं वो उनके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, उसका एक आर्टिकल है। और इसके बारे में रिजर्वेशंस के बारे में ऑफ वुमेन, उसका ऊपर एक आर्टिकल है। तो सारा कुछ हम वन बाय वन देखेंगे इसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके फीचर से पहले मैं आपको इसका सिग्निफिकेंस बता दूं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, सो इस अमेंडमेंट की वजह से क्या हो गया, आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, so basically article 40, 41, 42 they are all come under the DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आर्टिकल 40 जो है स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है कि ये विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करें, उनको प्रॉपर पावर्स दिया जाए, प्रॉपर अथॉरिटीज दिया जाए, राइट, और फाइनेंस प्रोवाइड किया जाए ताकि अपना जो फंक्शन है दे कैन डू इट बाय सेल्फ गवर्नमेंट्स को इम्प्रूव किया जाए। सो पहले ये चलता आ रहा था, इस अमेंडमेंट ने और कुछ इसको शेप कर दिया है आर्टिकल 40 को, राइट। और पंचायती राज सिस्टम को एक जुरिडिक्शन पार्ट में लेकर आए हैं लोगों ने, जस्टिकेबल पार्ट बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन का और मैंडेट कर दिया गया। सो बेसिकली दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट। और इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की वजह से क्या हुआ है, सारे स्टेट्स के ऊपर मैंडेटरी हो गया है कि इस सिस्टम को अडॉप्ट करें, राइट।
और इलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी जो पहले तो इट विल नॉट सो फ्री, राइट, फेयर एंड फ्री नहीं हुआ करता था, अभी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट होने की वजह से, सो इट विल बी हेल्ड इंडिपेंडेंट इन द स्टेट गवर्नमेंट विल, राइट, स्टेट गवर्नमेंट के जरिए, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के जरिए इसको इलेक्शन हेल्ड किया जाता है। और ये एक्ट के एक्चुअली दो पार्ट्स है दोस्तों, मैं आपको बताना भूल गया, एक तो कंपलसरी पार्ट है, एक आपको वॉलेंट्री पार्ट है, राइट। सो कंपलसरी प्रोविजंस आपको स्टेट लॉस के जो लॉस है उसके तहत बनाया जाता है, जैसे कि न्यू पंचायती राज सिस्टम लाना हो, उनके एजुकेशन के लिए किस तरह से डेवलप किया जाए, और सड़कें हो गए, ये सारे लॉस आपको कंपलसरी हो गए। और वॉलेंट्री प्रोविजन जो है आपको डिस्क्रिशन होता है, राइट, कोई स्टेट्स प्रोवाइड करते हैं, some states will provide more reservation to women, some states will not provide, so this all comes under the discretionary provision of state government। बेसिकली याद रख लीजिए आप, दोनों पार्ट्स हैं इसके, एक तो कंपलसरी जो परमानेंट कह सकते हैं, और दूसरा वॉलेंट्री। सो दिस इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ 73rd अमेंडमेंट एक्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन इसके फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला फीचर है ग्राम सभा, राइट। सो ग्राम सभा इज नथिंग बट इट्स अ प्राइमरी बॉडी ऑफ पंचायती राज सिस्टम। कहीं भी ले लीजिए आप, एक ग्रुप ऑफ पीपल, 5 एल्डर्स को, एक काउंसिल मेंबर्स को बनाया जाता है ग्राम सभा। सो दे विल कंसिस्ट ऑफ, एक्चुअली इनको इलेक्ट किया जाता है दोस्तों, विलेजर्स के द्वारा, रजिस्टर वोटर्स जो होते हैं उनके द्वारा इनको इलेक्ट किया जाता है। और इनका मकसद यही है कि जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फंक्शंस हैं ये लोग पूरे करते हैं। सो वॉट एवर द फंड्स दे विल गेट, दे विल प्रॉपरली यूटिलाइज फॉर द पर्टिकुलर सेक्शन या फिर पर्टिकुलर एरिया ले लीजिए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे डेवलपमेंट ऑफ हाउसेस हो, राइट, चाहे अभी तो डिजिटल इंडिया का ज़माना चल रहा है, अभी हर घर में इंटरनेट पहुंचाने की बात कर रहे हैं, तो इन सारे रिलेटेड इश्यूज को ये लोग डिस्कस करते हैं ग्राम सभा में। इट्स अ प्राइमरी बॉडी ऑफ पंचायती राज सिस्टम, बस इतना याद कर लीजिए आप। यहाँ से आपको जो एक विलेज सिस्टम, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, वो शुरुआत होती है। उसके बाद आपको, जैसे मैंने पढ़ाया आपको पिछले लेक्चर में, 3 टायर सिस्टम होता है, राइट, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। उसके बाद वन बाय वन इफ यू गो ऑन, जो फ्रॉम बॉटम टू अप साइड अगर जाएंगे तो विल फाइंड मेनी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, बट बेसिक इंस्टीट्यूशन विल बी ग्राम सभा। और ये 3 टायर सिस्टम है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द 3 टायर सिस्टम, राइट। तो रिजर्वेशन की बात करें हम, तो इसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड किए गए अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन परसेंटेज। सपोज एक विलेज में ले लीजिए आप, 100 जो पीपल रहते हैं, 100 लोग हैं, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा है आपको, अब इसी पे मत जाएगा। तो बेस्ड अपॉन द 100 पॉपुलेशन, अगर आप 25% अगर आप देखें तो दे आर रिलेटेड टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, सो उनके हिसाब से रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाती है। उन 25% अगर आप ले लें तो उसके हिसाब से कितने सीट्स इनको अलोकेट किए जाए इस ग्राम सभा में, उसको आप देख सकते हैं। और वुमेन्स के लिए भी एक जो है ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है कि नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर द वुमेन। जो सीट्स आते हैं ग्राम सभा में, जो इलेक्ट किया जाता है रजिस्टर वोटर्स के द्वारा, तो 1/3 ऑफ द सीट्स, उससे कम नहीं रहना चाहिए, उससे ज्यादा आप कर सकते हैं। कई सारे स्टेट ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है, बट इट शुड बी नॉट लेस देन 1/3। सो 1/3 से ज्यादा या 1/3 वुमेन्स के लिए रिजर्व करने चाहिए आपको, राइट। और चेयरपर्सन की अगर बात कर लें, जो हेड रहता है, वो भी वुमेन्स को रिजर्वेशन, वहाँ भी आपको 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स फॉर द चेयरपर्सन के लिए अलॉट किया गया है। सो दिस आर द 2 बेसिक रिजर्वेशन। एक तो आपको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए बनाया गया, और दूसरा वुमेन्स के लिए। वुमेन्स के लिए कितना है दोस्तों? 1/3। अच्छे से याद कर लीजिए आप, कई सारे एमसीक्यूज में ये क्वेश्चंस को पूछे जा सकते हैं। देयर इज नो प्रॉपर फिगर फॉर एससी एंड एसटी, बिकॉज दे विल डू द रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, राइट। वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द एरिया दे लिव, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन दे हैव। बट वुमेन्स के लिए जहां भी जाइए आप, नॉट लेस देन 1/3, अच्छे से याद कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रिजर्वेशन ऑफ चेयरपर्सन की बात करें हम, तो अभी मैंने आपको बताया चेयरपर्सन, वुमेन्स आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द चेयरपर्सन, उनके लिए भी जो 1/3, वहाँ भी वही फिगर है, सेम फिगर, राइट। तो यहाँ पे भी आपको शेड्यूल कास्ट के लिए भी रिजर्वेशन कुछ प्रोवाइड किया गया है। सो ये क्या है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स अकॉर्डिंग टू द स्टेट लेजिस्लेचर लॉ टाइम टू टाइम चेंज किया जाता है, राइट। कई सारे स्टेट्स थोड़े कम रिजर्वेशन रखते हैं, कई सारे स्टेट जो है ज़्यादा रिजर्वेशन रखते हैं, एंड टाइम टू टाइम इसको अपडेट भी किया जाता है। तो नेक्स्ट मूव ऑन टू ड्यूरेशन की अगर बात करें, सो ऑब्वियसली अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, तो 5 साल का टर्म रहेगा ही, राइट। जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी टर्म है 5 साल, लोकसभा का टर्म जो है 5 साल,
राइट। और जो पंचायत स्टेट गवर्नमेंट, दिस इज ऑल्सो फॉर 5 ईयर्स। इसी तरह इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए इस पंचायत, इस ग्राम सभा में जो लोग इलेक्ट होते हैं उनका टर्म भी आपको 5 साल है, राइट। उससे पहले भी आप डिसॉल्व कर सकते हैं, बिफोर कंप्लीशन ऑफ टर्म्स देयर इज ऑप्शन, उससे पहले भी डिसॉल्व हो सकते हैं, बट फ्रेश सिलेक्शन किया जाता है और उसके बाद जो है वो जो रिमाइनिंग पीरियड है उसको कंटिन्यू करते हैं लोग, राइट। सो इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन अगर 6 महीने से पहले एक्सपायर हो जाते हैं, सो फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन दे विल कंटिन्यू टू एक्ट ऑन द न्यू पंचायत, राइट। सो बेसिकली ड्यूरेशन पीरियड भी आपको पूछ सकते हैं, एक बार याद कर लीजिए, 5 ईयर टर्म इज अ ड्यूरेशन फॉर द पंचायत। तो नेक्स्ट डिसक्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ए पर्सन कैन बी डिसक्वालिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट लेजिस्लेचर लॉ। अगर कोई भी लॉ के तहत डिसक्वालीफाई हो जाता है देन ही कैन नॉट बी स्टैंड फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। सो जो प्रॉपर गाइडलाइंस, जो प्रॉपर इंपॉर्टेंट मैटर्स जो मेंशन किए गए हैं अंडर दिस लॉ, वो फुलफिल नहीं कर पाता है तो उसके तहत उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है एंड ही कैन नॉट बी स्टैंड फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन। एंड व्हाट इज द एज? सो एज मस्ट बी, ही शुड नॉट लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज, राइट। 25 ईयर्स ऑफ एज के तहत आपको उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते हैं आप, राइट। थोड़े लोग होते हैं कि प्रॉपर अगर 25 साल से कम हो तो कई सारे विलेजेस में क्या होता है, उनको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं मेंबर, बट अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ क्लियरली मेंशन है, नो पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड दैट इज लेस दैन 25 ईयर्स ऑफ एज। उसके बेसिस पे आप उसको जो है डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। एनी हाउ अगर वो कंप्लाई नहीं कर पाता है, कई सारे गाइडलाइंस जो प्रोवाइड किए जाते हैं अंडर एनी लॉ, जो स्टेट लेजिस्लेचर के जरिए से जो लॉ पास किया जाता है, जैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नाउ होल्ड किया जाए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, दैट इज नॉट सिमिलर टू दैट। कई सारे गाइडलाइंस पास किए जाते, इफ यू नॉट कंप्लाई देन ही विल डिसक्वालीफाइड, राइट। एज के पर आपको डिस्क्वालिफिकेशन है, ये आपको कंफ्यूजन के लिए पूछ सकते हैं आपको, राइट। ये अच्छे से याद कर लीजिए। और इलेक्शन की बात करें तो स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा यहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल, सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन, कंट्रोल, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, प्रिपरेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ रजिस्टर वोटर्स, राइट। हर 5 साल के बाद ये रिवाइज करते हैं और कौन से डेट पे इलेक्शन किए जाते हैं, ये सारा कुछ जिम्मेदारी आपको कम्स अंडर द स्टेट इलेक्शन कमीशन, नॉट अंडर द इलेक्शन कमीशन। अच्छे से याद कर लीजिए आप, राइट। तो स्टेट लेजिस्लेचर का टाइम टू टाइम जो है ये लोग लॉज बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन ऑफ द पंचायत, राइट। सो अभी किसी एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया है, सो व्हेन कंपेयर टू द प्रीवियस 5 ईयर्स, नेक्स्ट 5 ईयर्स में कुछ चेंजेस हुए हैं तो उसके पर जो है फिर से फ्रेश इलेक्टोरल रोल बनाया जाता है। कई सारे इलेक्टोर्स रजिस्टर हो जाते हैं तो उनकी भी लिस्ट निकाली जाती है, टाइम टू टाइम इसको रिवाइज किया जाता है। सारा कुछ काम आपको कौन हैंडल करते हैं? स्टेट इलेक्शन कमीशन। सो दिस आर ऑल थिंग्स आर सिमिलर इन 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑल्सो। वहाँ पे भी आपको इलेक्शन स्टेट के द्वारा ही किया जाता है, डोंट कंफ्यूज। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, अगर आपने 73rd को अच्छे से पढ़ लिया, इस डिस्क्वालिफिकेशन क्या क्या बेसिस पे किया जाता है, कौन इसके इलेक्शंस कंडक्ट करते हैं, राइट, ड्यूरेशन कितना है, ये सारा कुछ आपको रेप्लिका होगा 74th में। बस थोड़े चेंजेस रहेंगे, मैं आपको जब उसका लेक्चर लाऊंगा उसको मैं आपको बता दूंगा डिफरेंस के साथ, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो पावर टू इम्पोज टैक्सेस एंड फाइनेंशियल रिसोर्स, ये भी पंचायत के अंडर प्रोवाइड किया गया है ये पावर, कि पंचायत जो भी ग्राम सभा है उनको पावर दे दिया गया है कि अप्रोप्रिएट टैक्सेस लगा सकते हैं, ये ड्यूटीज, टोल फीस, ताकि ये रेवेन्यू जो जनरेट होता है दे कैन यूज फॉर द डेवलपमेंट, राइट। और इसके साथ साथ आपको कई सारे स्टेट के जरिए से आपको ग्रांटिंग एड्स दिए जाते हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, वहाँ से भी कुछ थोड़े फंड्स पास किए जाते हैं, राइट। और स्टेट में जो CFI है, उसके जो CFI नथिंग बट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट यहाँ पे बोल लीजिए आप, तो उसके जरिए से भी आपको ग्रांट यूनिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। बट हाउएवर अगर आप इश्यूज़ की अगर बात करें सो ग्राउंड रियलिटी में आपको प्रॉपर फंड यूटिलाइजेशन नहीं होता है, बहुत कुछ डिले हो जाता है, राइट। फंड ज़रूरत होती है आज, आते हैं कल, राइट, इम्प्लीमेंट होता है परसों, तो इस तरह से हो जाता है। तो क्या फ़ायदा, जब फंड्स की ज़रूरत होगी आज ही अगर आ जाएंगे तो प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर काम हो जाएगा। सो ग्राउंड रियलिटी इज़ डिफरेंट, बट एनी हाउ ये जो है स्टेट में बाय लॉ ऑथराइज भी किया है पंचायत को कि आप टैक्सेस को लीजिए, जितने भी टोल्स है, फीस है, ड्यूटीज़ को कलेक्ट कीजिए आप अपने रेस्पेक्टिव एरियाज़ में, ताकि आप टाइम टू टाइम अपने नीड्स को फुलफिल कर पाएँ। और फाइनेंस कमीशन भी जो है बनाई जाती है। जब ये कमेंस हुआ था 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, तो एक फाइनेंस कमीशन बनाई गई थी। सो जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है, ये सारा कुछ जो है रिकमेंडेशन रिपोर्ट बना के गवर्नर को दिया जाता है। तो टाइम टू टाइम बनाया जाता है गवर्नर के द्वारा, जब इनको लगता है कि ज़रूरत है अभी बनाने की,
So they will make a commission and they will submit the report to panchayat, sorry, to the governor, right? टाइम टू टाइम क्या क्या कितना खर्चा हुआ है, कितना फंड्स आया है ग्रांटिंग एड से, और कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है, और किस तरह से सजेशंस भी प्रोवाइड करते हैं दोस्तों. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी कमेटी ले लीजिए या फिर कोई भी कमीशन ले लीजिए, उनके सजेशंस को आप अगर आप गौर करने लगे तो यू विल डेवलप योर क्रिटिकल एनालिसिस, राइट? तो आपका माइंड जो है क्रिटिकल थिंकिंग करना शुरू कर देगा. हाँ अच्छा ठीक है, इस तरह से अगर हम करेंगे तो यहाँ पे डेवलप हो जाएगा. तो ऑटोमेटिकली आप कल करो जो है यू आर गोइंग टू डेवलप योर ओन आइडियाज. तो जब कभी भी अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ेंगे या कमीशंस के रिपोर्ट्स देखेंगे तो फर्स्ट लुक आउट द सजेशंस. इश्यूज क्या है आपको तो पता ही है, सजेशंस को आप देखिए. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो इन्होंने क्या क्या सजेशंस प्रोवाइड किए वो देख लेते हैं हमने अभी तक, किस तरह से इम्प्रूव करना है. तो बेसिकली एक फिजिकल फेडरलिज्म जो बनाए रखते हैं बिटवीन द रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये आपको स्ट्रांग होनी चाहिए, राइट? जो फिजिकल ऑटोनॉमी है, जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोवाइड की गई है, ये जो है प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो. जो भी पैसा आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे ग्रांटिंग एड हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई स्कीम ला रही है, तो इट मस्ट बी प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड एट द पर्टिकुलर एरिया विदाउट एनी फेल्यूर, राइट? अगर आपने सेकंड ARC में देखा होगा, लोकल गवर्नेंस पे एक चैप्टर ही है, तो उन्होंने ये भी रिकमेंड किया है कि जो फंक्शंस आप दे रहे हैं ना, सो ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट, जो 3 टायर सिस्टम मैंने आपको बताया, ये फंक्शन है आपको क्लियरली डिफरेंशिएट कीजिए आप. तो आज जो जैसा चल रहा है इंटीग्रेशन हो गया है, राइट? थोड़े जो जिला परिषद के फंक्शन से वो पंचायत समिति कर रही है, ग्राम सभा के पंचायत समिति कर रही है, फिर उनके फंक्शन जिला परिषद किया जा रहा है. सो प्रॉपर डिमार्केशन नहीं है, राइट? प्रॉपर एक गाइडलाइंस अगर आप दे दें, सो दे विल वर्क अकॉर्डिंग टू इट. तो लोगों को पता नहीं है कि हम कहाँ से शुरुआत करें और कहाँ पे ख़त्म करें, राइट? देखिए अगर आपने कोई जो है एग्ज़ाम लिख लें, तो आपको सिलेबस ही पता ना हो तो कहाँ से शुरू करेंगे, आप कहाँ पे ख़त्म करेंगे, राइट? तो अगर सिलेबस पता हो, हाँ भाई एग्जाम में ये पूछेगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ते हैं, ओके, चैप्टर 1 से चैप्टर 12 तक हम पढ़ेंगे, यही से क्वेश्चंस पूछेगा. सो प्रॉपर फंक्शन का डिमार्केशन नहीं है लोगों के बीच में. और मेन रही बात अकाउंटेबिलिटी, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है. तो उन्होंने कहा है कि जो भी सब्जेक्ट, जो भी आप जिम्मेदारी दे रहे हैं, उसको ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटेबिलिटी टू द पब्लिक, उसके बेसिस पे अगर आप दिए जाए, और टाइम टू टाइम इनको अपार्ट फ्रॉम द ग्रांटिंग एड, ये बात अच्छे से याद कर लीजिए दोस्तों, दे आर अपार्ट फ्रॉम द ग्रांटिंग एड, फाइनेंशियल इंसेंटिव दें आप. देखिए इससे क्या होता है, एक एनकरेजमेंट बनाए रखता है आपको लोगों के बीच में. अगर कोई विलेज अच्छा परफॉर्म कर रही है, वहाँ पे 100% जो है शौचालय आ गए हैं, वहाँ पे 100% डिजिटल जो है इंटरनेट है वहाँ पे, राइट? सो यू हैव टू एनकरेज देम, ताकि उन लोगों को देखकर जो है दूसरे विलेजेस के लोगों को एनकरेजमेंट मिले. हाँ वो लोग कर रहे हैं तो हम लोग भी करेंगे भाई, राइट? हमको हमारे गाँव भी हम डेवलप करेंगे. तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे अच्छा लगा. और जो भी लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए और उनको एक्सपर्टाइज बनाया जाए, ये सारे लोग सजेस्ट करते हैं. बट दिस फाइनेंशियली इंसेंटिवाइज इज़ वेरी मोस्ट इनोवेटिव आइडिया जो मुझे लगा. सो अभी कई सारे स्टेट्स फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, राजस्थान, हरियाणा, तो उन्होंने एक मिनिमम क्वालिफिकेशन भी बना रखा है कि ऐसा नहीं कि कोई भी खड़ा हो गया पंचायत इलेक्शन में, कोई क्रिमिनल हो, कोई पढ़ा अनपढ़ हो, इलिटरेट हो, खड़ा हो गया, दे आर रनिंग द विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम, राइट? ऐसा नहीं, एक प्रॉपर मिनिमम क्वालिफिकेशन हो, उसको एक समझ हो, एजुकेशन हो, एक 10th पास या 12th पास, राइट? ताकि उसको किस तरह से डेवलप किया जाए उसको समझ हो, और प्रॉपर गवर्नेंस मैकेनिज्म में लाने के लिए इन्होंने कहा था. सो दिस आर द फ्यू सजेशंस जो मुझे अच्छे लगे, तो मैंने आपको इंक्लूड किया है. वैसे तो रिपोर्ट में कई सारे सजेशंस इन्होंने इंक्लूड किया है. अगर आपको माइंड में एनालिसिस करके आप भी कुछ ऐड करना चाहते हैं, देन इट्स बेटर वे टू गो, राइट? तो दिस आर इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. हमने फीचर्स के बारे में पढ़ लिया, राइट? और स्टेट इलेक्शन कमीशन हो गया, और ड्यूरेशन के बारे में, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और जो रिजर्वेशन है वुमेंस के लिए वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है, और सजेशंस भी वेरी इंपॉर्टेंट है. तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करता हूँ. फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ मैं आपको 74th CAA के साथ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ. उसमें भी हम डिस्कस करेंगे और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो भी हम जानेंगे. तो चलिए मिलता हूँ मेरा मैं आपको अगले लेक्चर के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों.